इस वीडियो लेक्चर के अंदर उसी चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जब कई वैल्यूज का या कई संख्याओं का प्रोडक्ट या उनकी गुणा एक अलग वैल्यू के बराबर होती है, मतलब a इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी, मतलब उसी का टाइप 2 में लेकर चल रहा हूं। इसका टाइप 1 मैंने आपको पहले बता दिया है। तो टाइप 1 में मैंने आपको क्या बताया है कि भाई बी के अंदर प्रतिशत बदलाव बता देता है एग्जामिनर, फिर बोल देता भाई सी इतने परसेंट उसके अंदर चेंज आ गया, डी के अंदर इतना परसेंट चेंज आ गया, तो आपको बोलता है ए के अंदर कितना परसेंट चेंज आया। बेसिकली तो वो इस टाइप का टाइप 1 है, उसको आप ऐसे करके याद रख सकते हो। अब अगला नोट बना लो, जो भी मैं इस स्क्रीन पर करा रहा हूं वहां पर आपने नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। अब यहां पर एग्जामिनर क्या करेगा, देखो कुल मिला के ये बात है, एक बार डी को भूल जाते हैं फिर डी को भी इंक्लूड कर लेंगे। कुल मिलाकर ये बात है कि टोटल हमारे पास 3 क्वांटिटी है और 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट तीसरी के बराबर है। तो एग्जामिनर को 2 के अंदर चेंज बताना पड़ेगा और तीसरे के अंदर पूछ सकता है। तो पिछला जो टाइप था उसके अंदर इनके अंदर एग्जामिनर ने आपको चेंज बताया, क्वेश्चन पूछने वाले ने, और आपको बताना था ए में कितना है। अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपको ए के अंदर चेंज बता देगा कि भाई ए के अंदर इतना बदलाव हुआ इतने प्रतिशत, बी और सी में से एक के अंदर बता देगा, तो भाई जो भी बच गया उसके बारे में पूछ लेगा। बस यही छोटी सी बात होगी। या फिर क्या करेगा, a इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, कुछ भी हो, आपको किसी भी एक के अंदर आपसे चेंज पूछ लेगा और बाकी सभी के अंदर चेंज बता देगा। लेकिन हमें तो पता है अगर ये 2 गुना होगा, ये 3 गुना होगा, और एग्जामिनर ने बोला ये कितना गुना, हमें तो नहीं पता, लेकिन ये 10 गुना हो गया तो हम तो बता देंगे ये कितना गुना हुआ। क्यों? क्योंकि 2 और 3 को उधर भेज देंगे, 2 5 10 है। जैसे यहीं पर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ही बना दूं, इसको मैं बोलूं कि भाई a इक्वल टू a इज ए नंबर विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स b c एंड d। a एक ऐसी संख्या है जो बाकी 3 संख्याओं का प्रोडक्ट है, उनकी गुणा है, उनकी गुणा के बराबर है। अगर a 100% बढ़ जाती है, सॉरी अगर b 100% बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ गई ना 100%, 2 गुना हो गई, और c जो है वो 200% बढ़ जाती है, तो हो गई ना 3 गुना। और इसके कारण मतलब चलो छोड़ो, जो b है वो 100% बढ़ जाती है, c 200% बढ़ती है, और d जो है उसके अंदर भी कुछ प्रतिशत का बदलाव आता है, और इसके कारण जो a है वो 900% बढ़ जाती है। 900% बढ़ना मतलब 10 गुना हुआ। तो हो गया क्वेश्चन। तो d के अंदर कितने प्रतिशत का बदलाव आया ये आपने बताना है। तो देखो भाई b हो गई 2 गुना, c हो गई 3 गुना, d का हमें पता नहीं, a का बता रखा है, तो चलो भाई निकाल लेते हैं। हमें तो पता है b जितने गुना होगी, c जितने गुना होगी, d जितने गुना होगी, उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा a कितने गुना होगी। बस यहां पर उसने a दे दिया, तो अब हमें पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू है 5/3। मतलब ये जो d है ये 5/3 गुना हो गई, जो भी प्रतिशत का बदलाव आया, मतलब 2 बढ़ गई है, पहले 3 थी अब 5 हो गई, तो 2 बढ़ गई 3 पर, तो 2 बढ़ गई 3 का मतलब है कि 66.66%, 66.66% बढ़ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये एक या दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो अब देखते हैं भाई इनका नेचर कैसा है। चलिए तो देखो भाई इनका नेचर कैसा होगा। सबसे पहले मेरे पास एक संख्या है, ठीक है, और ये जो संख्या है ये 20% बढ़ गई, और 20% बढ़ने के बाद ये इतनी हो गई। तो अब एग्जामिनर आपको से पूछेगा कि ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, एक नंबर 20% बढ़ गया, एक संख्या 20% बढ़ गई, तो उसको कितने परसेंट घटाएं ताकि वो वहीं पर पहुंच जाए। हाउ मच परसेंट द न्यू नंबर शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट वी कैन अचीव द ओरिजिनल नंबर। कितने प्रतिशत नई संख्या को घटाएं कि हम वही मूल संख्या पर पहुंच जाएं। तो इसके भी वही तीनों तरीके आप यहां पर आजमा सकते हो, आपको पता है वही तीनों तरीके। पहले मैंने बताया था कि मान लो भाई 100 मान लो, तो मैंने मान लिया कि पहले संख्या 100 थी, 20% बढ़ने के बाद 120 हो गई। अब भाई 120 को कितना घटाऊं कि 100 बन जाए, मतलब कि भाई 20 घटाना पड़ेगा 120 से 100, लेकिन 20 घटाना पड़ेगा कितने में से, 120 में से घटाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कितने परसेंट घटाना पड़ा, 1/6 घटाना पड़ा, मतलब 16.66% यहां पर आंसर। एक तो ये हो गया अज्यूम करने वाला, आ गया ना, दिमाग में बैठ गया। दूसरा हो गया प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट वाले में क्या देखोगे, मैं यहां पर प्रोडक्ट वाला प्रेफर करता हूं। अगर ये ऐसी सिंपल सी सिचुएशन है तो भाई अज्यूम करके कर लो, बिल्कुल ही इजी है। अदरवाइज क्या होगा कि 20% बढ़ा दी गई, मतलब कितने गुना हो गई, 6/5, मतलब पहली वाली संख्या को 6/5 कर दिया गया। तो वापिस आते हुए, मतलब यहां से वहां जाते हुए 6/5 किया गया, तो वापिस आते हुए 5/6 करना पड़ेगा। ये बेसिक सी चीज तो मैंने आपको बताई ही है, बताई है ना, पहले भी आपको याद थी होगी।
कि भाई यहां से वहां जाते हुए 6/5 करना पड़ा, तो वहां से यहां आते हुए 5/6 करना पड़ेगा। तो किसी वैल्यू को 5/6 करना पड़ा, तो इसका मतलब कितना कम करना पड़ा? इसका मतलब भाई 1/6 कम करना पड़ा उसको। 5/6 से गुणा करते हो किसी वैल्यू को, तो 1/6 कम कर देते हो आप उसको, और 1/6 कम करना मतलब कि 16.66%। तो दूसरा क्या प्रोसीजर है कि भाई कितने गुणा हुआ, उस अंडरस्टैंडिंग से भी हम कर सकते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा फॉर्मूला है, फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। तो यहां पर कोई भी आपको फॉर्मूला नहीं बताता, मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप चाहो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं। अदरवाइज पहले दो मेथड से ही बात बन जाती है, इसलिए फॉर्मूला इतना प्रचलित नहीं है। अदरवाइज फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखो, फॉर्मूला ये हो सकता है कि देखो, पहले जो वैल्यू थी वो यहां से कुछ प्रतिशत बदली, मतलब ये पहला प्रतिशत बदलाव आया, फिर उस वैल्यू के अंदर दूसरा प्रतिशत बदलाव आया, मुझे पता नहीं कितने प्रतिशत का बदलाव आया, मान लो मैंने x प्रतिशत का मान लिया, लेकिन नेट जो परसेंटेज चेंज था, नेट मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूले के अंदर कि वैल्यू 20% बढ़ गई, फिर वैल्यू 30% बढ़ गई। अब हमने बताना है नेट कितना चेंज आया, तो वो क्या था? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये आ जाएगा कि भाई नेट कितना चेंज आया, मतलब कुल कितना बदलाव हुआ। लेकिन यहां पर वैल्यू 20% बढ़ी, कुछ परसेंट घटी, तो ओवरऑल मिलाकर तो कुछ भी बदलाव आया नहीं। तो यहां पर बस हमने क्या करना है, नेट चेंज को 0 लिख देंगे, दैट्स इट। तो पहले वैल्यू 20% बढ़ी, पहला चेंज क्या है? 20%। तो 20 प्लस एक्स प्लस 20 इंटू एक्स बटे 100 इज इक्वल टू 0। बस हमें इतना पता होना चाहिए। तो बस इस फॉर्मूले को कोई यूज नहीं करता, क्योंकि ये बिना वजह इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर देगा। अदरवाइज इसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं अभी देखो। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर इसको मैंने कैंसिल आउट कर लिया 1/5। तो इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 6/5x, 6/5x इज इक्वल टू, इस 20 को मैं उधर भेज सकता हूं, तो 20 उधर जाके क्या हो जाएगा? -20। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -20 इंटू 5/6, मतलब कि कितना हो गया? तो x का जो परसेंटेज चेंज है वो ये आपको यहां पर नजर आ जाएगा 100/6, -16.66%। माइनस आया मतलब कि कम हुआ, प्लस आता तो मतलब कि पॉजिटिव हुआ। तो ये बिना वजह कॉम्प्लिकेट कर देगा। हो सकता है अब आपको समझ में तो आ गया होगा। तो हम इससे ऐसे डील नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ पहले दो मेथड से लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए भाई, और इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस के अंदर तो पहला मेथड यूज कर लेंगे। ये देखो, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो, वैल्यू भाई 25% हो गई, तो मतलब 25% बढ़ गई, कितनी घटाऊं? कोई वैल्यू 25% बढ़ गई तो कितनी घटाऊं कि फिर से वही वैल्यू आ जाए? तो 100 थी, 100 से 125 हो गई, 125 से 100 लाने के लिए 25 घटाना पड़ेगा 125 पर, तो मतलब कि 1/5 घटाना पड़ेगा वैल्यू को, मतलब कि 20% घटाना पड़ेगा। तो ये तो आ गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है? 25% बढ़ना, मतलब वैल्यू को 5/4 गुना हो गई वैल्यू, 125/100, 5/4 गुना हो गई वैल्यू, तो वैल्यू को 4/5 गुना करना पड़ेगा, फिर से उतनी हो जाएगी। 4/5 गुना करना मतलब कि कितना कम करना? 1 - 4/5, 1/5 कम करना, मतलब कि 20% कम करना। ठीक है, चलो भाई, वैल्यू 40% बढ़ गई, तो 100 से वैल्यू 140 हो गई, तो इसको 40 कम करना पड़ेगा वहीं पर जाने के लिए। 40 कम कितने में से? 140 में से, तो 20 दूनी 20 साते 2/7 कम करना पड़ेगा इसको। और नीचे 7 है तो 14 का टेबल आएगा, 14 दूनी 28.56%। दूसरे भाई, अब मेरे को पता है कि भाई बिकॉज ऑफलाइन पढ़ाता था, काफी बहुत पढ़ाया है, तो कि बच्चों को ये मेथड बड़ा पसंद आता है, लेकिन दूसरे मेथड को भी साथ में लेके चलिएगा कि वैल्यू 140/100 हो गई, मतलब कि 7/5, 7/5 गुना हो गई, तो 5/7 गुना करना पड़ेगा नई वैल्यू को। 5/7 कम, 5/7 करना मतलब कि कम कितना करना? 2/7 कम करना। ठीक है, तो 2/7 कम करना, वही 2/7 पहुंच गए ना आप यहां पर। 16.66% बढ़ाना पड़ा, तो अब वो मेथड यहां पर काम आ गया ना। अदरवाइज आपको 100 और 116.66% मानना पड़ेगा यहाँ पे, है क्लियर है? वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्यों? 16.66 मतलब 1/6 बढ़ाया गया, तो वैल्यू को 7/6 गुना करना पड़ा बढ़ाने के लिए, फिर से वापस लाने के लिए 6/7 गुना करना पड़ेगा, मतलब कि कितना कम करना पड़ेगा? 1/7 कम करना पड़ेगा। ठीक है, और 1/7 कितना होता है? 14.28%। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वैल्यू को 3/8 बढ़ाया गया किसी वैल्यू को,
मतलब 37.5% बढ़ाया गया, तो कितने परसेंट घटाऊं कि वहीं पर आ जाए। तो वैल्यू को 37.5% बढ़ाने से वो वैल्यू पहले से 11/8 गुना हो गई, और अब अगर मैं नई वैल्यू को 8/11 गुना कर दूं तो वो वहीं पर पहुंच जाएगी। 8/11 गुना करना मतलब कि 3/11 कम कर देना, और 3/11 नीचे 11 आ गया तो ऊपर 9 का टेबल चलता है, तो 27.27% कम करनी पड़ेगी वो वैल्यू। तो ये सारी चीजों से आप डील कर पाएंगे। अब चलो नेक्स्ट स्टेप। हो सकता है मैंने पहले किसी वैल्यू को घटा दिया, अब मैं पूछ रहा हूं इस वैल्यू को कितना बढ़ाऊं, जो वैल्यू घट चुकी है इसको कितना बढ़ाऊं कि वापस से मैं वहीं पर पहुंच सकूं। तो वही सिंपल तरीका है कि मैंने 2/9 घटा दिया किसी वैल्यू को। 2/9 घटाना मतलब कि वो कितनी हो गई, 7/9 हो गई। तो पहली वाली वैल्यू को मैंने 7/9 गुना कर दिया, तो इस वैल्यू को मेरे को 9/7 गुना करना पड़ेगा। 9/7 गुना मतलब कि क्या कर दिया, 7 से बढ़ाकर 9 कर दिया, 2 बढ़ा दिया मैंने 7 से, 2 बढ़ा दिया 7 पर, तो 14 दूनी 28.7। क्लियर है? चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन और देखिएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर ये वाली अंडरस्टैंडिंग भी एग्जामिनर यूज करता है, और ये बिना वजह स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट है भी नहीं, फिर भी डिफिकल्ट हो जाता है, पता नहीं, या डिफिकल्ट नहीं तो एटलीस्ट टाइम कंज्यूमिंग तो बना ही लेते हैं कई स्टूडेंट इसको। तो इसके अंदर एग्जामिनर ने क्या किया, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये समझाता हूं कि हमारे पास एक वैल्यू थी, उसको एग्जामिनर ने 20% बढ़ा दिया, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो ये वैल्यू आ गई। फिर एग्जामिनर बोल रहा है कि इस दूसरी वैल्यू को मैं कितने प्रतिशत घटाऊं। अब की बार ये नहीं बोला कि मैं वहीं पर पहुंच जाऊं, ना ना ना, अब की बार बोला इसको कितने प्रतिशत घटाऊं कि पहले वाली वैल्यू से ये तीसरी वैल्यू एटलीस्ट 10% तो बढ़ी रहे। कितने प्रतिशत घटाऊं कि 10% बढ़ी रहे। तो वही पहले वाला मेथड आप लगा लो इजीली। अब इसके अंदर पहले वाला मेथड बेस्ट है, दी अल्टीमेट, और दूसरा वाला मेथड आप खुद सोचना इसके अंदर कैसे लगेगा, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद आपके ऊपर भी मैं छोड़ रहा हूं। तो पहले वैल्यू 100 थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई, 120, लेकिन हमें पहले से 10% ज्यादा ही रखनी है, मतलब कि 110 रखनी है। तो बताओ भाई कितनी कम करूं, तो भाई 120 पे पहले हम 100 पर आते थे, लेकिन अब 100 पर ना आएंगे, अब 120 से 110 पर आएंगे, मतलब कि 10 कम करेंगे, किस पर से, 120 पर से, तो 1/12, और 1/12 मैंने बताया 1/6 का हाफ, जो कि क्या होता है 16.66 का हाफ, 8.33, बस यही है। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सबसे पहले तो इनको खुद अटेम्प्ट करना, और फिर ध्यान से इनको समझना, मैं जिस वे से बताऊंगा, फिर ये क्वेश्चन आपकी कभी भी सिरदर्दी नहीं बनेंगे लाइफ में। The price of a commodity has increased by 60%. In order to restore the original price, the new price must be reduced by. तो पहले जो भी प्राइस था, मान लिया हमने 100 रुपए था, अब वो बढ़कर कितना हो गया है, 160 रुपए। तो रिस्टोर करने के लिए 60% बढ़ गया है ना, फिर से वहीं पर जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो भाई 60 कम करना पड़ेगा, किस पर, 160 पर। तो कितना हो गया, 20 दिए 20 8, 3/8 कम करना पड़ेगा, मतलब 37.5% कम करना पड़ेगा। या फिर क्या सोच सकते हैं कि 60% बढ़ा दिया गया है प्राइस को, मतलब प्राइस पहले के कंपैरिजन में कितने गुना हो गया है, 8/5 गुना हो गया है। अब प्राइस को अगर हम पहले जितना ही करना चाहें तो नए प्राइस को 5/8 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। अगर कोई नंबर था उसको मैंने डबल कर दिया, सपोज अगर मैं नंबर मानूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर किसी नंबर को मैंने डबल कर दिया तो फिर से मैंने वही नंबर पाना है तो नए नंबर को हाफ करना पड़ेगा। क्लियर है, ये है ना कॉमन सेंस। इसी तरह अगर कोई प्राइस 8/5 गुना हो गया तो फिर से उसी प्राइस पर जाने के लिए उसको 5/8 गुना करना पड़ेगा, मतलब कि 8 से 5 करना पड़ेगा, 3 कम करना पड़ेगा 8 में से, 3/8 कम करना पड़ेगा, तो कितना हो गया भाई, 37.5% कम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन करो भाई, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है और फिर से 25% बढ़ जाता है, इसके मूल्यों को वापस से पहले वाले मूल्य पर लाने के लिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो देखो ये चीनी है, इसका रेट क्या हुआ, 20% बढ़ गया, नया मूल्य आ गया, नया रेट आ गया, फिर 25% बढ़ गया, अब नया रेट आ गया, तो भाई कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया है कि अगर चीनी के रेट को, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि
लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया, उससे थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई पहले जो भी प्राइस था उस प्राइस का नया प्राइस, लास्ट वाले क्वेश्चन से मैं उठा रहा हूं, 8/5 गुना हो गया। नया प्राइस 8/5 गुना हो गया। तो हमने बोला कि भाई नए प्राइस को 5/8 गुना करेंगे तो पुराना प्राइस आ जाएगा। तो अब मैं भी यही देखना चाह रहा हूं कि ये जो पहले नंबर का प्राइस है ये तो सबसे पहले वाला प्राइस है, और ये जो तीसरे नंबर का प्राइस है ये सबसे आखिरी वाला प्राइस है, कि ये तीसरे वाला प्राइस कितने गुना हो गया। तो चलिए अभी देख लेते हैं कितने गुना हो गया। सबसे पहले तो यही देखते हैं कितने गुना हो गया। अब तक यही तो हम देखते आए हैं। 20% बढ़ने का मतलब है 6/5 गुना होना, 25% बढ़ने का मतलब है 5/4 गुना होना। और मैंने आपको बताया है कि अगर 2% बदलाव आते हैं, 2% चेंज आते हैं, तो हमें उन दोनों को ऐसे गुणा करके पता लग जाता है कि दोनों का असर क्या पड़ा। तो भाई 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 दूनी 4। मतलब कि पहले वाले के कंपैरिजन में अगर मैं तीसरे वाले प्राइस को देखूं तो 3/2 हो गया वो, इन दोनों चेंजेस के कारण, वो इन दोनों बदलाव के कारण 3/2 हो गया। तो अब नए बदलाव को मुझे 2/3 करना पड़ेगा, सॉरी नए प्राइस को, नए रेट को 2/3 करना पड़ेगा पहले वाले रेट तक पहुंचने के लिए। तो 2/3 करना पड़ेगा, मतलब कि 3 से 2 करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा 3 में से। तो 1/3 कितना होता है, या फिर 1 - 2/3 कर सकते हो, ठीक है, किसी भी वजह से ये चीज आप देख सकते हो। तो 1/3 करना मतलब कि 33.33% कम करना, 1/3 कम करना। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आराम से समझा दिया। अदरवाइज मैं क्या करता हूं इस केस में, बिकॉज क्वेश्चन सीधा सीधा दिख तो रहा है, और कोई भी पर्सन जिसको थोड़ा सा ठीक से समझ में आ जाए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, तो वो भी ऐसे ही करेगा। मुझे पता है कि भाई ये कितने गुना हुआ, मान लो मुझे ये पता है कि अगर यहां से वहां जाते हुए ये 2 गुना हो गया, तो यहां से यहां लाते हुए आधे गुना करना पड़ता है 1/2। तो मैं पहले से ही उल्टा लिख के चलता हूं कि यहां से वहां जाने में 6/5 हुआ, तो मैंने 5/6 ले लिया, ठीक है। और यहां से वहां जाने में 5/4 गुना हुआ, तो मैंने पहले से ही 4/5, क्योंकि मेरे को यह पता है कि ये जो चेंज था, इस चेंज को कैंसिल करने के लिए इतना करना पड़ेगा, और ये जो बदलाव आया था, ये जो चेंज आया था, इस चीज को कैंसिल करने के लिए, मतलब कि फिर से वापस इस चेंज को कैंसिल करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं पहले से उल्टे लिख के चल रहा था। तो अब ये देखो, मुझे ये पता लग गया कि भाई 2/3 करना पड़ेगा ये जो भी चेंजेस हैं इनको कैंसिल करने के लिए, मतलब कि चीज को 1 कम करना पड़ेगा 3 पर। तो 1/3 मतलब कि 33.33% कम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। The length of a rectangle is increased by 20%, then by how much the breadth should be decreased so that the area remains same। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, एरिया क्या है, एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब दो अलग अलग वैल्यूज का प्रोडक्ट या दो अलग अलग वैल्यूज की गुणा एक तीसरी वैल्यू के बराबर होती है, तो इनके अंदर जो भी चेंज आएगा उसका सीधा असर एरिया पर पड़ता है, उसका सीधा असर एरिया पर पड़ता है। और यहां पर एग्जामिनर ने क्या बोला है, यहां पर एग्जामिनर ने बोला है कि ये जो एरिया है ना भाई, एरिया रिमेन्स द कांस्टेंट, कि एरिया रहना चाहिए सेम पहले जितना ही। लेंथ जो है वो 20% बढ़ गई है, और ब्रेड्थ को कितना परसेंट घटाएं कि एरिया सेम रहे। सेम रहने का मतलब है कि खुद का 1 टाइम, खुद का 1 गुना, 5 को 1 से गुना करते हो तो 5 ही रहता है। सेम रहने का मतलब है खुद का 1 गुना, ठीक है। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि एक बार इस क्वेश्चन को भूल जाओ, अगर मैं लेंथ को डबल कर देता, लेंथ को 2 गुना कर देता, और मैं बोलता कि एरिया सेम रहना चाहिए, तो आपसे मैं पूछता कि भाई ब्रेड्थ को कितना करना पड़ेगा, तो ब्रेड्थ को करना पड़ेगा आधा, ताकि एरिया सेम रहे। ये जो लेंथ डबल हुई है इसका असर कट जाए, ब्रेड्थ आधी हो तो उससे इसका असर कैंसिल हो जाए, इसका इफेक्ट जो है नेगोशिएट हो जाए। तो यहां पर हमने वही करना है कि लेंथ 20% इंक्रीज हुई है, इसका मतलब लेंथ कितने गुना हुई है उससे डील करना है। लेंथ 6/5 हुई है, 6/5 होगी, तो ब्रेड्थ को कितना करना पड़ेगा, 5/6 करना पड़ेगा, और एरिया सेम रह जाएगा, ठीक है। हमने एरिया सेम रखने का क्या मतलब है कि जो भी चेंज हुआ है उसको खत्म करना है, तो ये तो पिछले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं। तो भाई ब्रेड्थ को 5/6 करना पड़ेगा, मतलब कि 1 कम करना पड़ेगा हमें 6 से, तो 6 से 1 कम करना मतलब 16.66% कम करना। आंसर इज ऑप्शन सी।
क्लियर है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो अलग अलग तरह के हैं, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट को डील कर रहे हैं, बस थोड़ी थोड़ी भाषा बदल रही है, ठीक है? और थोड़ी थोड़ी भाषा बदल के ही जो स्टूडेंट है उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है एग्जामिनर। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। तो अभी हम डील कर रहे हैं इनसे, A = B × C वालों से। इसके अंदर कुछ चेंज बताएगा तो बोलेगा इसके अंदर कितना चेंज हो ताकि ये सेम हो। तो इसके अंदर उस परसेंट चेंज के कारण अगर भाई ये 5/6 हुआ और हमें A सेम रखना है तो इसको 6/5 करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल गुना, पारस्परिक गुना करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो कैसे, अभी देखते हैं कि A = B × C कैसे है। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल, एक तो प्राइस की बात कर रहे हैं भाई, प्राइस का क्या हुआ, प्राइस 25% बढ़ गया। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%। द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट ए फैमिली शुड अफेक्ट इन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल। यूज मतलब कि उनकी कंजप्शन में, कि जितना भी वो कंज्यूम करते हैं, जितना भी तेल खाते हैं, बिकॉज जो तेल के ऊपर जो खर्चा है, जो तेल के ऊपर जो कॉस्ट है, वो क्या है, जितना भी तेल का रेट है, प्राइस है, और जितना वो खाते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, कितना खाएंगे और कितने रुपए का आता है, इतना खर्चा होगा। तो प्राइस 25% बढ़ गया, और वो ये बोल रहे हैं कि भाई कंजप्शन को कितना कम करें, उसके यूज को कितना कम करें, सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, ताकि जो कॉस्ट है, या फिर यहां पर कॉस्ट की जगह यहां पर एग्जामिनर ने क्या यूज किया है, एक्सपेंडिचर, कि भाई एक्सपेंडिचर जो है वो ना बढ़े। तो प्राइस कितने गुना हो गया, 5/4 गुना हो गया, 25% बढ़ गया। तो कंजप्शन 4/5 गुना हो जाएगी, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर को सेम रखना है। तो मतलब कि 5 पर से 1 कम हो जाएगी, 5 पर से 4, तो 1 कम हो जाएगी, 5 पर से 20%। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ ए सिलिंड्रिकल जार इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो सिलिंड्रिकल जार एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है, मैंने इंफॉर्मेशन दे दी आपको, रिक्वायर्ड अगर ना पता हो तो। बाय व्हाट परसेंट द हाइट मस्ट बी डिक्रीज्ड, कितने परसेंट इसकी हाइट को डिक्रीज करें, सो दैट देयर इज नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वॉल्यूम क्या है, मतलब कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम ये है कि वॉल्यूम के ऊपर किस चीज का असर पड़ता है। तो देखो भाई, चाहे सिलेंडर पुराने वाला हो, चाहे सिलेंडर नए वाला हो, ठीक है, यहां पर जो πr² है और यहां पर जो πr² है, पाई में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। बदलाव अगर आएगा तो सिलेंडर के रेडियस में या फिर उसकी हाइट में आ सकता है, बस, और किसी चीज में नहीं आ सकता। तो जो भी कांस्टेंट चीजें होती है ना इस टाइप के क्वेश्चंस में, उसको हटा दिया करो, बिकॉज कांस्टेंट चीज है, उसकी वैल्यू बदल नहीं रही, उसके कारण कोई भी चेंज नहीं आ रहा, अगर कुछ भी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो यहां पर वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम के ऊपर रेडियस का 2 बार असर पड़ता है, हाइट का 1 बार असर पड़ता है, और वॉल्यूम हमने रखना है सेम। तो यहां पर रेडियस कितने परसेंट बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया जी 25%। तो रेडियस हो गया 25% बढ़ना, मतलब कि 5/4 होना। तो रेडियस हो गया 5/4, ये वाला रेडियस भी सेम ही है, रेडियस हो गया 5/4। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, दोनों मिलाकर हो गए 25/16 गुना, 25/16 गुना हो गए दोनों मिलाकर। तो भाई वॉल्यूम को तो सेम रखना है, अगर ये दोनों मिलाकर 25/16 गुना हो गए तो हाइट को कितने गुना करूं, तो हाइट को 16/25 गुना करना पड़ेगा, उसका उल्टा करना पड़ेगा, तब जाकर वॉल्यूम सेम रहेगा। तो मतलब 25 से, अगर हाइट पहले 25 थी तो अब हाइट को 16 कर देना पड़ेगा। मतलब कितना कम करना पड़ेगा, मतलब कि 9 कम करना पड़ेगा 25 पर से। तो अगर 25 पर से 9 कम करोगे तो कितना परसेंट है, 25 4 जा 36% कम करना पड़ेगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन बाय हाउ मच द हाइट शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट द एरिया रिमेन्स द सेम। तो देखा ना, बेसिकली किसी भी तरह की चीज हो सकती है। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, ये होती है ट्रायंगल एक त्रिभुज, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब कि आधा इंटू आधार इंटू उसका लंब, उसकी एल्टीट्यूड, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो हाफ है, ये तो फिर से कांस्टेंट आ गया, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 है, ऐसे ही हाफ है, ये वैल्यू अलग बेशक से है लेकिन है तो कांस्टेंट। तो इसको फिर से आप भूल जाओ,
तो यहां पर फिर से दो वैल्यूज का प्रोडक्ट, एक तीसरी वैल्यू आ गई। और यहां पर एग्जामिनर फिर से क्या बोल रहे हैं कि जो बेस था ट्रायंगल का उसको 20% बढ़ाया गया, तो इस हाइट को कितने प्रतिशत घटाएं कि ये जो एरिया है ये सेम रहे। तो मतलब बेस 6/5 हो गया, तो इस हाइट को 5/6 करना पड़ेगा, तभी एरिया सेम होगा। 5/6 करना मतलब कि 6 पर से 1 कम करना, ठीक है, या फिर 1 - 5/6 किसी भी तरीके से निकाल लो। 1/6 कम करना मतलब कि 16.66% कम करना पड़ेगा। अगला करते हैं अब। द प्रोडक्शन इन एन इंडस्ट्री इज डिक्रीज्ड बाय 20% ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ द सीनियर एम्प्लॉइज। बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। तो देखो भाई, टोटल जो प्रोडक्शन है वो किस चीज पर डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, कितने बंदे काम करते हैं, इनटू कितने नंबर ऑफ आवर्स वो काम करते हैं, मतलब कि टोटल कितने बंदे हैं और कितने घंटे काम करते हैं। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें इतना पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितने घंटे काम होता है या फिर कितना काम होता है। तो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे वो 20% कम हो गई। प्रोडक्शन क्यों कम हो गई? क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिटायर हो गए, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20% कम हो गए। ये डायरेक्टली इसका यही मतलब है। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ आवर्स कितने बढ़ा दे कि प्रोडक्शन उतनी हो जाए। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो 4/5 हो गए, तो नंबर ऑफ आवर्स 5/4 करने पड़ेंगे, तभी जाके प्रोडक्शन उतनी ही बनेगी। तो मतलब कि 1 बढ़ानी पड़ेगी 4 पर से 1/4 बढ़ानी पड़ेगी, मतलब कि 25% नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे काम करने के, तो जाकर उतना ही काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द आंसर। इफ द ड्यूटी ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 40%, ठीक है, ड्यूटी मतलब कि ऊपर उसके ऊपर जो टैक्स लगता है या जो खर्चा लगता है, जो उसका रेट है वो 40% बढ़ा दिया प्रेजेंट रेट से, देन बाई हाउ मच present rate must then by how much percent must its consumption be decreased so that the revenue increases only by 20%। अब ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये कह रहे हैं कि जो उसके ऊपर रेवेन्यू है वो किस चीज के बराबर है? वो बराबर है जो उसके ऊपर ड्यूटी है। ड्यूटी मतलब कि जो उसका प्राइस है या जो उसका खर्चा है, इनटू उसकी जो क्वांटिटी है, मतलब उसके ऊपर जो खर्चा है क्या है कि क्या उसका रेट है और कितनी वो चीज आप यूज करते हो, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब एग्जामिनर ने ये बोला है कि भाई जो ड्यूटी है, जो रेट है वो 40% बढ़ गया। अब की बार ये नहीं बोला कि भाई रेवेन्यू को सेम रखना है तो क्वांटिटी को कितना % कम करें, ये नहीं बोला। अब की बार उसने ये बोला है कि भाई ड्यूटी 40% बढ़ गई और ताकि अब क्वांटिटी को हमें कम करना पड़ेगा, लेकिन इतना कम करना है कि जो रेवेन्यू है, जो उसके ऊपर खर्चा है, वो सिर्फ 20% ही बढ़े। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि हाउ मेनी टाइम्स वाला तरीका यूज करें कि भाई जो रेवेन्यू है वो कितने गुना हो गया। रेवेन्यू हो गया 6/5 गुना, 20% बढ़ा है। ड्यूटी है वो कितने गुना हो गई? ड्यूटी हो गई भाई 7/5 गुना, 140/100। क्वांटिटी है कितने गुना, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? परसेंटेज नहीं लिख रहा। हाउ मेनी टाइम्स, कितने गुना हुई। तो जो क्वांटिटी है वो मान लो Q टाइम्स हुई, मैंने अपनी तरफ से एक वैल्यू मान ली, तो Q की वैल्यू निकालो एक बार। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, इस 7 को एक बार वहां पर लेके जाना पड़ेगा, तो 7 को मैं वहां पर लेके चला गया। तो जो क्वांटिटी है वो 6/7 हो गई, मतलब कि कम हो गई, 7 से 6 हो गई, 7 से 6 हो गई, एक कम हो गई 7 पर, तो 1/7 इतना कम करना पड़ेगा क्वांटिटी को। अगर ये सारी चीजें इस ही वे में आप देखना चाहते हो तो मतलब कि 14.28% कम करना पड़ेगा क्वांटिटी को या फिर उसकी कंजप्शन को, तो जो भी ये रिक्वायर्ड चेंजेस है ये आएंगे। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज आप उसी वे से कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट में एक और डायग्राम भी आपको बताया था कि जो ड्यूटी है, जो उसका प्राइस है, जो रेट है, इसका डायरेक्ट असर इस पर पड़ता है और क्वांटिटी का डायरेक्ट असर इस पर पड़ता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो मान लो रेवेन्यू पहले 100 रुपए था, पहले रेवेन्यू था 100 रुपए। अब जो रेट है, जो ड्यूटी है वो 40% बढ़ी, तो अब रेवेन्यू हो गया 140। अब हमने 140 से घटाकर 100 पर तो नहीं लाना है, अब हमें लाना है सिर्फ 120 तक। उन्होंने क्या बोला है? रेवेन्यू पहले से 20% ज्यादा रहे, हमने सिर्फ 120 तक लाना है, इसको पकड़ के खींच के।
तो 140 से 120 तक लाओगे तो 20 कम करना पड़ेगा 140 पर, 20 कम करना पड़ेगा 140 पर, तो 1/7 कम करना पड़ेगा, मतलब कि 14.28। और मैं ये जितनी भी बातें बता रहा हूं ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपको जस्ट सॉल्यूशन निकालना आ जाए, आपको जस्ट मैं सॉल्यूशन दिखा दूं, नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा। जिस भी बेसिक हिसाब से मैं बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरे बेसिक्स आपने समझने हैं। जहां पर भी कोई भी डाउट हो, इन वीडियोस के अंदर अगर कोई डाउट बचेगा तो सिर्फ इसी लेवल का डाउट बच सकता है। मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट को खुद क्लियर करना चाहिए, खुद क्लियर करना चाहिए कैसे, सोच कर, सोच समझ कर, बैठ कर, लिख कर अपने रफ नोटबुक के अंदर, अगर जिस भी लेवल का डाउट बचेगा, बिकॉज उस लेवल का डाउट नहीं बच सकता मैं इस तरीके से करवा रहा हूं कि भाई टीचर की कमी खले आपको, सिर्फ उसी लेवल का डाउट बच सकता है कि आप सोच समझ कर, लिख कर उस सवाल को आराम से प्यार से सोचेंगे तो आपको बेसिक और ज्यादा समझ में आएगा बस। ठीक है, तो चलिए भाई, अब द रेडियस ऑफ ए सिलिंड्रिकल जार इज इंक्रीज बाय 25%। ओके, by what percent the height must be decreased so that the volume just increases by 12.5%। तो भाई वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम होता है आर इंटू एच, बिकॉज पाई कांस्टेंट है। तो रेडियस हो गया 5/4 गुना, यहां पर लिखा हुआ है ना 25%, ये रेडियस हो गया 5/4 गुना। तो हाइट को कितना कम करें ताकि जो वॉल्यूम है वो कितने गुना हो जाए, 12.5% बढ़ने का क्या मतलब है, 12.5% बढ़ने का मतलब है कि 1/8 बढ़ना, मतलब कि 9/8 हो जाना, ताकि वॉल्यूम हो जाए 9/8। तो सबसे पहला तरीका तो यही हो गया कि मान लो हाइट h गुना हो रही है, रेडियस 5/4 गुना हो रहा है, ये वाला रेडियस 5/4, तो वॉल्यूम 9/8, तो इस h की वैल्यू ही निकाल लो। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया, अभी निकाल लेते हैं। तो 4 दूनी, ये दोनों क्या है, 4 चौके 16 है ना, 8 से मैंने 2 पर काट दिया, 8 8 दूनी 16, इस 2 को मैं लेके गया यहां पर ऊपर, तो 9 दूनी 18, और 5 और 5 25 बना देंगे ना, इसको मैं लेके गया नीचे। तो हाइट को 25 से 18 करना पड़ेगा अगर ये सारे चेंजेस हमें चाहिए, अगर ये सारी बातें हमने मानी तो पता लगा हाइट को 25 से 18 करना पड़ेगा, मतलब कि हाइट को 25 में से 18 गए, 7 कम करना पड़ेगा। तो 7 कम करना पड़ेगा 25 पर से, मतलब कि कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, 25 चौके 100, 7 चौके 28% हमें कम करना पड़ेगा हाइट को। तो सबसे पहला तरीका तो ये हो गया कि भाई कितने गुना कौन सी चीज हो रही है, उससे हमने डील कर लिया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका वही हो सकता है कि पहले वॉल्यूम 100 था, उसके बाद उसको 25% बढ़ाया गया, बिकॉज वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, आर आर एच। पहले उसको 25% बढ़ाया गया तो वो कुछ हो गया 125, फिर से उसको 25% बढ़ाया गया, फिर वो कुछ हो गया, यहां पर भी आप वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी हम निकाल सकते हैं, ये जस्ट मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, ये तरीका हमने यूज नहीं करना है। ठीक है, बिना वजह कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कितने गुणा वाला तरीका बिल्कुल आसान बताया ना अभी पिछला, तो यहां पर इस वैल्यू तक हम पहुंच सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने सिर्फ वॉल्यूम को 12.5 बढ़ने देना है, मतलब 112.5 पर खींच कर लेके आना है यहां से यहां तक। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, बस ये मैं बता रहा हूं अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये भी एक तरह के क्वेश्चन आ गए जो इसी चीज पर बेस्ड होते हैं, और इन क्वेश्चंस को तो है ना आप विद इन सेकेंड्स करोगे, 3 सेकंड से ऊपर का खेल नहीं है इक्वेशंस, अगर आप अच्छे से बात को समझ गए। अब 3 सेकंड का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर आप स्टेटमेंट भी पढ़ोगे, आप शांति से स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, स्टेटमेंट पढ़ने में जितना भी टाइम लगा प्लस 3 सेकंड्स एंड दैट्स इट। ये और इक्वेशंस कई बार चाहे चिन्नी का रेट बढ़े घटे, किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता, उतने टाइम में आप आंसर करोगे। कैसे, एक बार बेसिक समझ लो। बेसिक ये है कि मान लो आप चीनी खरीदने जाते हो, या आप चीनी खरीदने जाते हो, तो मैं 2 सिचुएशन बोल रहा हूं, एक तो सिचुएशन 1 और एक सिचुएशन 2, या फिर इसको हम मान लेते हैं डे 1 डे 2, कि पहले दिन जब आप चीनी खरीदने गए, ठीक है, तो मुझे पता नहीं कितना रेट था, लेकिन दूसरे दिन जब आप चीनी खरीदने गए, यहां पर मैं रेट की रिलेशन बता रहा हूं और यहां पर मैं आपको रिलेशन बताऊंगा क्वांटिटी की, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, सीरियस होकर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो जो रेट है, पहले दिन मैं चीनी लेने गया, मुझे पता नहीं कितना रेट था, ठीक है, लेकिन आज जो रेट है वो पहले वाले रेट के कंपैरिजन में डबल हो गया। आज जो रेट है पहले वाले रेट के कंपैरिजन में डबल हो गया। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि उस दिन मैं जितनी चीनी लेकर आया था, आज मैं उसके कंपैरिजन में हाफ चीनी लाऊंगा। आज मैं उसके कंपैरिजन में हाफ चीनी लाऊंगा। तो डबल और हाफ में तो हमें समझ में आ ही जाता है। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी देखते हैं, रेशियो वाले तरीके से देखते हैं कि अगर एक दिन मैं चीनी लेने जा रहा हूं, उस दिन रेट है 5 यूनिट, ठीक है, 5 रुपए में नहीं मान रहा, 5 यूनिट। दूसरे दिन जब मैं चीनी लेने जा रहा हूं तो उस दिन रेट है 6 यूनिट। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की यह बात मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको यह पता है कि रेट और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, एक दुगना होता है तो दूसरा आधा गुना हो जाता है। तो सिंपली मैं यही कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल बेसिक सी बात, कि अगर रेट का रेशियो 5:6 है ना, रेट का रेशियो 5:6 है, तो क्वांटिटी का रेशियो 6:5 होगा। बस अगर रेट का रेशियो 3:2 है चीनी के अंदर, ठीक है, तो क्वांटिटी का अंतर क्वांटिटी का रेशियो 2:3 होगा। बस यही इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूं। बिकॉज हमेशा इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, आदमी उतने ही रुपए लेके जाता है, 300 रुपए, 400 रुपए, 162 रुपए, कुछ भी उतने ही रुपए लेके जाता है। क्लियर है? अब देखो इन क्वेश्चंस को करते हैं। हुआ क्या, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%। डिक्रीज बाय 20% से आपको यह पता हो जाना चाहिए कि 100 से 80 हो गया, या फिर मेरे दिमाग में तो 20% डिक्रीज से 4/5 आता है सीधा, और 4/5 भी नहीं आता, 5:4 आता है ऐसे क्वेश्चन को देखकर। और आपके दिमाग में भी आता होगा, अब तक हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि भाई ये तो पहले की सिचुएशन है और ये अब की सिचुएशन है। हमने सिर्फ ये देखना है कि भाई प्राइस का रेशियो क्या है, जिस भी चीज का उसने रेशियो बताया हो, जनरली प्राइस का बताता है। तो यहां पर हमें उसकी क्वांटिटी का रेशियो अपने आप पता लग जाएगा कि पहले अगर रेट 5 था तो आज रेट 4 है। तो सीधी सी बात है, पहले अगर 4 किलो लेता था तो आज 5 किलो ले पाएगा। क्वांटिटी का रेशियो यही है। तो अब एग्जामिनर आपको यह बताएगा कि भाई शुगर का प्राइस 20% कम होने के कारण एक बंदा आज 3 किलो कम खरीद पा रहा है। तो हमें तो इतना पता है भाई, प्राइस का रेशियो 5:4 था, क्वांटिटी का रेशियो 3 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, ये चीज मैं गलत बोल गया, ठीक है, और क्वांटिटी का रेशियो 4:5 है। तो यहां पर अब ये पहले से 1 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा है, और एग्जामिनर बोल रहा है कि 3 kg ज्यादा खरीद पा रहा है। तो मतलब रेशियो के अंदर जो चीज 1 है, एक्चुअल में वो चीज 3 गुना है, एक्चुअल में 3 है। तो क्यों ना मैं रेशियो वाली चीजों को 3 गुना कर दूं। 4 को 3 गुना करूंगा तो 12 आएगा, और 5 को 3 गुना करूंगा तो 15 आएगा। तो एक्चुअल में पहले वो 12 किलो खरीदता था और आज वो 15 किलो खरीदता है। अब एग्जामिनर या तो आपसे पहले वाला रेट पूछ लेगा या अब वाला रेट पूछ लेगा। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि उसके पास 600 रुपए थे, तो पहले वो 12 kg खरीदता था, तो इसका मतलब पहले 50 रुपए रेट था। अगर वो अब वाला रेट पूछ ले तो अब वो 15 kg खरीदता है, 15 kg खरीदता है 600 रुपए में, तो आज 40 रुपए रेट है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना बात। अब उसने पूछा क्या है, फाइंड द अर्लियर प्राइस ऑफ शुगर। तो अर्लियर प्राइस, पहले वो 12 kg खरीदता था 600 रुपए में, मतलब कि 50 रुपए है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं मेंटली। देखो, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 20%। चीनी का रेट कम हो गया, और अगर चीनी का रेट कम हो जाता है तो डेफिनेटली कोई बंदा पहले के कंपैरिजन में उतने ही रुपए लेके जाएगा, तो ज्यादा चीनी खरीद पाएगा। तो प्राइस का रेशियो 20% देखते ही मेरे दिमाग में 5:4 आ गया, तो मैंने 5:4 लिखा नहीं। मतलब रेट 5 से 4 हो गया, तो मेरे को सीधा सीधा पता लग गया कि पहले 4 खरीदता था, आज 5 खरीद पाया। ठीक है, पहले 4 खरीदता था, आज 5 खरीद पाएगा। तो अगर लिखना भी है तो 4:5 लिख लिया मैंने कि भाई क्वांटिटी पहले 4 खरीदता था, आज 5। अब एग्जामिनर ने बोला कि 3 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है। मैं रेशियो में देखता हूं कि रेशियो में तो सिर्फ 1 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, एक्चुअल में 3। तो मेरे को सीधा सीधा पता चल गया कि 4 × 12, 3 गुना करूंगा, पहले 12 किलो खरीदता था, अब 15 किलो खरीदता है 600 रुपए में। अब मैं देखूंगा पूछा क्या है, फाइंड द अर्लियर प्राइस। तो भाई 600 रुपए में पहले 12 किलो खरीदता था, तो पहले जो प्राइस था वो 50 रुपीज पर केजी। ठीक है, और इसको काफी स्मूथली कम टाइम में अब डेफिनेटली किया जा सकता है, और आप करेंगे भी अगले क्वेश्चन को। ये लो, और मैं हमेशा यही सोच के चलता हूं कि इन सारे क्वेश्चंस को, जो भी क्लास के क्वेश्चन है,
उनको आप पॉज करके खुद ट्राई करते हो। द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस्ड बाय 20%, तो इससे सीधा पता क्या चला कि जो प्राइस है 5 से 4 हो गया, 20% कम हो गया ना, कि 100 से 80 हो गया, 5 से 4 हो गया। अदरवाइज तो 20% कम का मतलब 4/5, याद हो जाना चाहिए, रटा जाना चाहिए अब तक। तो जो क्वांटिटी है वो 4 से 5 हो गई होगी। ये दोनों जो सिचुएशन है ना, पहले और अब की सिचुएशन है। पहले 4 यूनिट खरीद पाता था, अब 5। एग्जामिनर ने बोला कि अब वो 500 ग्राम ज्यादा खरीद पाता है, आधा किलो ज्यादा खरीद पाता है, लेकिन हमें रेशियो में दिख रहा है कि वो 1 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, एक्चुअल में वो आधा किलो ज्यादा खरीद पा रहा है। मतलब जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो असली सिचुएशन है, असली स्थिति है, वो रेशियो से आधी है। तो भाई मैं आधी कर देता हूं, क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब पहले 4 का आधा 2 kg रियल में वो पहले खरीद पाता था, और आज वो 2.5 kg 5/2 kg रियल में खरीद पाता है। अब पूछा क्या है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम। तो पहले वो 2 किलो खरीद पाता था, अब वो रुपए कितने लेके जा रहा है, 36 रुपए। तो भाई 36 रुपए में पहले 2 किलो ले रहा था, मतलब कि 18 रुपए रेट रहा होगा। अब यहां पर एग्जामिनर क्या करता है, पिछले क्वेश्चन में चीनी थी, कभी दूध हो सकता है, कभी अंडे हो सकते हैं, कुछ भी लाए, कंसेप्ट तो सेम रहेगा ना। तो ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50%, अब तक डिक्रीज था, अब इंक्रीज आएगा, लेकिन हमारे कंसेप्ट में बिल्कुल कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। हमें सिर्फ ये देखना कि भी रेट का रेशियो क्या है। तो 50% का इंक्रीज हुआ, मतलब कि 2:3 है। 2:3 कैसे आया, पहले रेट 100 था, अब रेट 150 हो गया, 50% बढ़ गया ना रेट। तो जो रेट है उसका रेशियो 2:3 है, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी वो खरीदता था और जो अब खरीदता है, उसका रेशियो 3:2 हो गया, ठीक है, 3:2। अब एग्जामिनर ने आपको क्या बोला कि 4 अंडे कम खरीद पा रहा है, तो हम देखते हैं कि भाई 1 ही अंडा कम खरीद पा रहा है। एग्जामिनर बोल रहा है कि 4 अंडे कम खरीद पा रहा है, इसका मतलब जो असली सिचुएशन है वो 4 गुना है रेशियो से। तो 4 गुना कर देता हूं, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। पहले 12 अंडे खरीद पाता था, आज 8 अंडे खरीद पाता है, बस। अब पूछा क्या है, द प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन। प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन मतलब कि आज 1 दर्जन अंडे कितने रुपए में आएंगे। 1 दर्जन अंडे आज वो 8 अंडे खरीद पा रहा है, कितने रुपए में, रुपए देखो भाई 24 रुपए में। 24 रुपए में बंदा 8 अंडे खरीद पा रहा है, तो 1 अंडे का रेट बताओ जल्दी। 24 रुपए में 8 अंडे, तो 1 अंडा 3 रुपए का पड़ रहा है। तो उन्होंने तो 1 दर्जन की कीमत पूछी है 12 अंडों की, तो 12 अंडे कितने में खरीद पाएगा, 36 रुपए में खरीद पाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस थे, उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर। तो आपको करना क्या है, जो भी आपको एक्सरसाइज मिलती है उसको आपने बिना मेरे सॉल्यूशन देखे उनके आंसर निकालने की आपने कोशिश करनी है। अगर एक बार ना निकले तो दोबारा उसी एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन करो। मान लो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आप पहली बार इन क्वेश्चंस को निकालने लगे तो आपसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, पांचवा हो गया, छठा नहीं हुआ, एंड सो। तो ये नहीं है फिर भाग के तीसरे और चौथे का सॉल्यूशन देख लिया। तो मैं सीधा बता रहा हूं, अगर ऐसा काम करोगे तो नहीं होगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। और किसी भी वीडियो कोर्स से कर लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, अगर ऐसा काम करोगे तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अब करना क्या है आपने, अब ये करना है कि ये जो भी थे क्वेश्चंस उनको आपने बुक मार्क कर दिया। मैंने बुक मार्क करने की वो चीज दी हुई है, या फिर आपने क्या कर लिया, पीडीएफ प्रिंट आउट करवा के उनको मार्क कर लिया, ठीक है। अब दूसरे राउंड के अंदर आपको क्या करना है, ये था आपका फर्स्ट राउंड। फिर आपको सेकंड राउंड देना है इन क्वेश्चंस का, 3, 4, 6 इस टाइप के क्वेश्चंस का। अब होगा क्या पता है कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस निकलाएंगे, कुछ नहीं निकलेंगे, ठीक है। फिर आपने थर्ड राउंड देना है, 4 और 6, फिर कुछ निकलाएंगे, कुछ नहीं निकलेंगे। फिर मैं तो टीचर के पास तब जाता था जब मतलब बिल्कुल ये हो जाए कि हाँ, और बहुत एक आधे इक्के दुक्के क्वेश्चन पूछते थे कि भाई अब तो ये बस से बहुत ही बाहर हो गया। फोर्थ राउंड भी आप दे सकते हो, सोच सकते हो आराम से बैठ के। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन के ऊपर 1 घंटा हमने खपा दिया बैठ के, ठीक है। हमने मूव ऑन भी कर लेना है, बाद में वो हो जाते हैं। तो जब आपको ये लगे कि हाँ भाई ये मेरे से नहीं हो रहा, देन आपने सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। सीधा स्ट्रेट सॉल्यूशन नहीं देख लेना है। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।